जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सुरक्षा बल को अनंतनाग के एक गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उस गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए। अभी वहां आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जहां अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल ने इस साल 1 जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अपडेट मिल रही है? कितने और आतंकी अभी हो सकते हैं और कितनी देर अभी और चलेगा ये ऑपरेशन? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 ऑपरेशन जारी है। एक तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो ऑपरेशन जारी है उसमें 2 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं, लेकिन जो त्राल में ऑपरेशन है उसमें अभी सर्च ऑपरेशन चल रही है। इनिशियल कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद मिलिटेंट जो है उस स्पॉट से शायद निकल गए हैं और कॉर्डन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। लेकिन जहां तक अनंतनाग की बात है, वहां पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू किया गया था और अभी जिस तरीके से आर्मी ने भी स्टेटमेंट ऑफिशियली दे दिया कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है जारी है और जब सर्च ऑपरेशन खत्म होगा तो उसमें पता चल पाएगा क्या 2 ही मिलिटेंट थे या उससे ज्यादा थे। और साथ ही जिस तरीके से मैंने बताया कि शोपियां से भी एक खबर आ रही है कि एक रिसेंटली ज्वाइन जो मिलिटेंट था उसने भी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 खबरें जो है ये साउथ कश्मीर से आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, 16 मिलिटेंट 7 दिनों में मारे गए हैं साउथ कश्मीर में। अर्पिता जी, सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को भारत की फौज ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान के हमलावर रुख के जवाब में भारत ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और सरहद पर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी भी ऐसी कि पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। बारामूला में भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में सरहद के दूसरी तरफ हुई तबाही साफ दिखी। कई जगहों से एक साथ धुआं उठता हुआ दिखा। इसके बावजूद भारतीय फौज के हमले बंद नहीं हुए, यानी पाकिस्तान को उसी के लहजे में ऐसा जवाब दिया गया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आर्मी सूत्रों का कहना है कि लगभग 10 के करीब पोस्टें हैं जो पाकिस्तान की, जो भिम्बर, समानी, तत्तापानी, जो नशारा के उस पार का इलाका है, जहाँ पर मेंढर के उस पार का इलाका जो पीओके का है, वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। सरहद पर फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान को भारतीय फौज ने इन हमलों से बुरी तरह हिलाकर रख दिया। नौबत यह आ गई कि पीओके की मस्जिदों से पाकिस्तान को अपील करनी पड़ी कि गोलीबारी बंद की जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 10 जगहों पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की। पाकिस्तान ने गोलाबारी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आपको बता दें, राजौरी और पुंछ में दरअसल ये फायरिंग की गई है। कई इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देते हुए नजर आ रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। हम फायरिंग हो रही है जब से हम यहाँ पे छुपे हुए, हमें कोई रहने की जगह नहीं है। हमारे मकान के करीबन 300 मीटर पीछे जो फायरिंग हो रही है, हम डर के हमारे एक कच्चे मकान के अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें खतरा है, पास ही बस शेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। दिल्ली और मुंबई में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का हर तीसरा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जिसका मतलब यह हुआ कि ऐसे मरीज जिनमें सांस लेने में तकलीफ, खांसी या 14.4 डिग्री या इससे ज्यादा बुखार वाले लक्षण दिखते हैं, उनमें हर तीसरा मरीज कोरोना पॉजिटिव है। मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने वाली संस्था ICMR का कोरोना टेस्ट से जुड़ा 9 बिंदुओं का एक प्रोटोकॉल है, जिनमें 7 बिंदु ऐसे हैं जिनमें ILI यानी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मरीजों का जिक्र है। इन मरीजों का कोरोना टेस्ट 22 जनवरी से शुरू हुआ था। दिल्ली में ILI के 14,000 से ज्यादा मरीजों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें 5,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले, जबकि महाराष्ट्र में ILI के करीब 50,000 मरीजों का टेस्ट हुआ, जिनमें करीब 17,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में उप सरपंच पर काम नहीं देने का आरोप लगाकर मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। उन्होंने उप सरपंच के साथ एक इंजीनियर पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत करने के लिए मजदूर फावड़े और तसले लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। उन्होंने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने और उनके साथ भेदभाव किए जाने का भी आरोप लगाया। इंजीनियर साहब ऐसा बोलता कि तुमको जो भी जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ। मजदूरों के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही अधिकारी खुद अपने दफ्तर से बाहर आए और उनकी समस्याएं सुनी। मजदूरों की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया,
जिसके बाद अधिकारी ने उन्हें उनका हक दिलाने का भरोसा दिया। इसकी जांच करवाएंगे हम सीओ जिला पंचायत से, उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मजदूरों ने अपनी मांगों के साथ एक जुलूस भी निकाला। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलगाड़ियों की एक रेस हुई जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ इस रेस में जुटी, जिनमें किसी को कोरोना वायरस या उससे जुड़ी कोई सावधानी याद नहीं रही। और वीडियो को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो ही कोरोना संकट से पहले का है। मतलब न किसी का चेहरा ढका हुआ, न कोई मास्क, न कोई दस्ताना, न कोई दूरी, और भीड़ ऐसी जैसे शायद महीनों से कहीं न देखी हो। कर्नाटक के हावेरी जिले में हुई बैलगाड़ियों की ये रेस हर साल करवाई जाती है और कोरोना के खतरे के बावजूद इस साल भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर दम लगाकर दौड़ती बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ दौड़ते लोग, रोमांचक खेल को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़, और सब कोरोना वायरस से पूरी तरह बेपरवाह। यहां तक कि साथ की इमारतों की छतों पर भी लोग भीड़ लगाकर जमा हो गए। ऐसी भीड़ की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच रुमाल तक रखने की जगह न बचे। खेल देखने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक कोरोना के खतरे से बाहर हो गया हो। कर्नाटक में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। यूपी के आगरा में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच मारपीट हो गई और सड़क किनारे हो रही इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक महिला हाथ में डंडा लिए एक लड़के का कॉलर पकड़कर खींचने नजर आई। सड़क किनारे हो रही इस मारपीट के बीच एक आदमी ने एक महिला को ढकेलकर जमीन पर गिरा दिया। बताया गया कि किराए को लेकर शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जो काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जल्द हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दो टूक कह दिया कि केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज गाजियाबाद और नोएडा से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए दिल्ली से यूपी में आने की कोशिश कर रहे लोगों की सख्त चेकिंग जारी है। बिना पास के किसी को भी यूपी में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसीलिए दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। अब बॉर्डर पर हर किसी का इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास देखा जा रहा है और पास दिखाने पर ही सभी को गाजियाबाद में एंट्री दी जा रही है। ऐसा ही हाल कई दिन से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी बना हुआ है। यूपी पुलिस के जवान हर गाड़ी को रोककर उससे पास मांगते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लंबा होता चला गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है और उसकी वजह से जो है लंबा जाम, कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी केवल आपको जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही गाड़ियां ही आपको दिखेंगी। अनलॉक 1 के दौरान काम धंधे शुरू होने के बाद से दिल्ली से यूपी में दाखिल होने की कोशिश करने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि लगातार पुलिस वाले बिना पास वाले लोगों को बॉर्डर से लौटा रहे हैं। इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों से कॉमन पास जारी करने को कहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए यूपी में एंट्री नहीं खोली जाएगी, बल्कि केवल जरूरी सेवाओं यानी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों या खाने पीने का सामान लाने वालों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की गिनती गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले कई गुना ज्यादा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से यह साफ किया गया कि दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को खोल दिया गया है और किसी के आने जाने पर अब वहां कोई रोक नहीं। स्विट्जरलैंड में हालात सुधरते ही जिनेवा के मशहूर फव्वारे को भी चालू कर दिया गया। वहां की एक झील में बना ये फव्वारा लॉकडाउन लागू होने के साथ ही बंद कर दिया गया था, जिसे करीब 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इस फव्वारे से पानी की एक तेज धार निकलती नजर आई। ये धार तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगी और जल्द ही फव्वारा अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। इस मौके पर WHO के महानिदेशक TA घेब्रियेसस भी वहां मौजूद रहे। Today is a celebration of Geneva's success, but the fight is not over. करीब 140 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला ये फव्वारा सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इसे पिछले 20 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। कोरोना संकट के बीच लगातार छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बीते 6 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा।
लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ में कमी नहीं आई। छठे दिन पेट्रोल की कीमत में 57 पैसे की जबकि डीजल की कीमत में 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने तेल की कीमतें बढ़ने पर नाराजगी जताई और सरकार से कीमतें कम करने की मांग की। पिछले 6 दिन की बात करें तो 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। कई लोगों ने तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को गलत बताते हुए अपनी मजबूरी भी जताई। देख रहे हैं जो बढ़ ही रहे हम तो सह नहीं कर रहे हैं जी, वैसे गलत है ये। दिल्ली की तरह मुंबई में भी तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखी। वहां पहुंचे लोगों ने भी कीमतों का लगातार बढ़ना गलत ठहराया। एक पेट्रोल पंप पर तो वहां के मालिक ने भी लोगों के हक में अपनी बात रखी। ये जाति पब्लिक से हो रही है, हमारे को कुछ नहीं है। अनलॉक 1 के बीच तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही। दिल्ली में लगातार छठे दिन की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। पिछले 6 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 31 पैसे की बढ़ोतरी, जबकि डीजल के दाम भी पिछले 6 दिनों में 3 रुपए 42 पैसे बढ़े। बिहार के गया में गांव लौटे मजदूरों और जरूरतमंदों को खाने का सामान बांटा गया, लेकिन सामान पाने के चक्कर में लोग कोरोना के खतरे को ही भूल गए और उन्होंने जरूरी सावधानी नहीं बरती। और कई महिलाएं और बच्चे बिना मास्क लगाए ही सामान लेने पहुंच गए। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक दिखा। एक संस्था की तरफ से एक एक कर दिव्यांगों को खाने का सामान दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तस्वीर बदल गई। ज्यादातर महिलाएं मुंह ढके बिना ही सामान लेती नजर आईं। बच्चे भी बिना मास्क पहने किनारे पर खड़े दिखे। कैमरा दूसरी तरफ घूमा तो कतार में खड़ी महिलाओं के बीच 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आई। 10-20 रुपए के लोग मास्क नहीं खरीद पाते हैं, लोग जरूरत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम इसलिए ज़्यादा अवेयरनेस के साथ साथ मास्क भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात बेकाबू हो गए। एक मजदूर संगठन ने दूसरे पर आरोप लगाया कि वो बाहर से मजदूर लाकर वहां की फैक्ट्रियों में काम करवा रहा है, जिससे वहां के मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाने वाले मजदूर संगठन के कई लोग एक फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। वहां पहले से भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन पुलिस वालों को पीछे धकेलते हुए सभी लोग फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठकर हंगामा करते रहे। काफी देर की कोशिश के बाद भी गेट नहीं टूटा तो लोग पीछे हट गए। इसके बाद पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से दूर किया। इससे पहले इस मजदूर संगठन के सभी लोगों ने दूसरे मजदूर संगठन के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी भी की। टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा और कुछ देर बाद इस हंगामे ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दूसरे संगठन पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोग हाथों में डंडे लिए भी नजर आए। ये लोग दूसरे संगठन के लोगों से भिड़ने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बावजूद कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली। इस हंगामे के बाद वहां कई साइकिलें सड़क पर गिरी नजर आईं और सड़क किनारे लगे कुछ गमले भी टूटे दिखे। 3 दिन तक मनाए जाने वाले राजा त्योहार के लिए भुवनेश्वर में बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। त्योहारों पर खरीदारी के लिए लोग घरों से बाहर निकले, जिस वजह से बाजार में कपड़ों की खरीदारी करते हुए एक साथ कई लोगों को देखा गया। ये लोग खरीदारी के दौरान नियमों को भूल गए। ज्यादातर दुकानों पर कपड़े खरीदने के लिए लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की भी ख्याल नहीं रखा। इनमें कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जबकि कुछ ऐसे दिखाई दिए जो मुंह की जगह मास्क को गर्दन में पहने रहे। लोगों ने दुकानों के बाहर बनाए गए घेरों में खड़े रहकर खरीदारी करने के नियम का भी ख्याल नहीं रखा। इतने सारे लोग एक जगह पे हैं और जैसे आप देख रहे हो दुकानों के सामने सर्कल्स बने, लेकिन कोई मानता है नहीं। जितना ज़रूरत हो उतना बाहर आएंगे तो सही है, नहीं तो वही घर में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को बांदीपुरा श्रीनगर रोड पर विस्फोटक मिला है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता मौके पर रवाना हो चुका है। जैसे ही जानकारी बम निरोधक दस्ते को मिली,
तुरंत मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना के रोड ओपनिंग पार्टी को बांदीपुरा श्रीनगर रोड पर एक विस्फोटक मिला है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस विस्फोटक के पास पहुंचकर इसको डिफ्यूज किया जाए। फिलहाल बम निरोधक दस्ता जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुका है और उसके बाद प्राथमिकता यही होगी कि जल्द से जल्द विस्फोटक को नष्ट किया जाए। तो सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को बांदीपुरा श्रीनगर रोड पर ये विस्फोटक मिला। तुरंत इसकी जानकारी बम निरोधक दस्ते को दी गई। फिलहाल बम निरोधक दस्ता जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में वो वहां पहुंचकर यही प्राथमिकता होगी कि उस विस्फोटक को नष्ट किया जाए। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये कैसा विस्फोटक, कितनी मात्रा है इसकी और कितनी देर में ये निरोधक दस्ता जो है वहां पहुंच जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो बांदीपुरा का रोड है, यहाँ पे जो श्रीनगर बांदीपुरा रोड है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज मिली है आर्मी को, क्योंकि रोड अपनी पार्टी जो होती है वो पहले सुबह चेक करती है हर जगह पे और उनके पास डिटेक्टर्स भी होते हैं और वो चेक करते हैं कि कहीं पे रोड पे कुछ रखा तो नहीं गया जिससे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सकता है। और काफी बार आज तक आईडीज रिकवर की गई हैं और भी बाकी बारूद जो है वो रिकवर किया गया है रोड्स पे और उसको बाद में नाकारा किया गया है। जैसे कि आंधवारा में भी आपने देखा कुछ दिन पहले आईडी जो है रिकवर की गई थी और उसको फिर उड़ा दिया गया, धमाका किया गया, डेटोनेट किया गया। तो इसी तरीके से ये वाला जो रोड पे इस वक्त कोई ऐसी चीज मिली है जो एक्सप्लोसिव हो सकता है, अभी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पे पहुंचेगा और अगर वहां पे कुछ भी एक्सप्लोसिव होगा या आईडी होगी उसको नाकारा किया जाएगा। तो फिलहाल कई जगहों पे अभी तक रोड्स पे इस तरीके की चीजें मिली हैं जिसको नाकारा बनाया जा रहा है। जी। कोरोना महामारी की वजह से टीम इंडिया की 2 सीरीज रद्द कर दी गई। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी कि कोरोना की वजह से टीम इंडिया का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा रद्द किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को 24 जून से श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी जो कि रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा जिम्बाब्वे का दौरा 22 अगस्त से शुरू होना था और उसके साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी थी। बीसीसीआई ने बताया कि वो खिलाड़ियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए दोनों सीरीज रद्द करने का फैसला लिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मियामी के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया। हालांकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के हाईवे पर आने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा। यूएस के मियामी की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने पीछे किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यूपी के आगरा में किराए के लिए मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के आगरा में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच सड़क पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। इस मारपीट की वजह किराए का विवाद बताई गई। मिलिंद सोमन ने एक खरबूजे की मदद से कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि वो रोज सुबह उठने के बाद काफी फल खाते हैं। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक कंपनी ने गर्मियों में मेडिकल स्टाफ को पसीने से बचाने के लिए खास तरह की पीपीई किट बनाई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी। इसके अलावा बस, ट्रेन और हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों और सामान ढोने वाले ट्रकों को इससे बाहर रखने को कहा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बाद अस्पतालों में हो रही बिस्तरों की कमी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी आगे आई। उन्होंने कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए कुछ मशीनों के साथ ऑक्सीजन देने के दूसरे इंतजाम भी किए। राजधानी के पश्चिम विहार इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा किया गया, जहां इलाके में रहने वाले कोरोना मरीजों की मदद के लिए कुछ मशीनों समेत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इनसे सांस लेने में तकलीफ की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तीनों चीजें यहाँ की जो फेडरेशन है वो अपनी लोकेलिटी के आसपास के जो लोग जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसके चलते इन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। इन मशीनों को किसी को भी देने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, जिन्हें एक लड़का साफ करता दिखा भी। लोगों की सहूलियत के लिए इन मशीनों को वहां रखने की दलील दी गई। लौटते हैं तो उसलिए हमने ये
ऑक्सीजन मशीन प्रोवाइड करवाई है, इसमें कि आप किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो उसके घर में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी समझाया गया कि कोरोना मरीजों के लिए इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लग में लगा लीजिए, यहाँ पे आप पानी भरेंगे, थोड़ा 1, 2, 3 जितने लीटर पर मिनट चाहिए उससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के 5 कमरों को कोरोना संदिग्धों के लिए तैयार कर दिया गया। यहाँ कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिलने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। एम्बुलेंस से गया, उसको एडमिशन होने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर लग रही है। बस ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है तो हम कुछ समय के लिए हम इन कमरों में उनको जगह दे सकें। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें एज ए जो रेजिडेंट हैं, एज ए सिटीजन है, उसमें हमें आगे आना पड़ेगा। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से इन कमरों में कोरोना संदिग्धों को रखने की इजाजत नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में मरीज यहाँ रखे जा सकेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत में मुद्रा में गिरावट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच देश की मुद्रा में भी गिरावट शुरू हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक बैंक पर हमला कर दिया। उन्होंने बैंक के शीशे की दीवार को तोड़ दिया। इसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने आगजनी भी की। सड़कों पर टायर और लकड़ी के टुकड़े जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। It's been unbearable because the situation, the economical situation is a disaster and nobody is doing anything. कोरोना के खतरे के बावजूद इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कई सड़कों को जाम कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस के साथ सेना को भी बुलाया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी में लॉकडाउन पर मतभेद सामने आ गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लोगों से सभी नियमों का पालन करने और फिर से लॉकडाउन लागू नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने शिवसेना से अलग रुख अपनाया और नियमों का पालन नहीं होने पर लॉकडाउन लागू करवाने का दावा कर दिया। तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जहां हमें लगा कि वहां पे हकीकत में पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जगह पे फिर लॉकडाउन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ साईं मंदिर में ज्ञापन देकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साजिश रचकर सत्ता में आने और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और साईं मंदिर में जाकर शिवराज सरकार को बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं के साथ कई कार्यकर्ताओं ने एक रैली भी निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इस रैली में सभी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के पीछे चलते दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए जिनके जरिए उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। ये रैली शहर भर में घूमने के बाद साईं मंदिर में पहुंची। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को सबक सिखाने और कमलनाथ सरकार की वापसी की भी कामना की। ये जो सरकार षड्यंत्र पूर्वक बनी है, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ धोखा हुआ है, तो भगवान उन विधायकों को चुनाव में जमानत जब्त कराए। इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सबने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों पर दिल्ली नगर निगम और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए। एमसीडी ने अस्पतालों की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है। आप इनको झूठा साबित कर रहे हैं तो इसका मतलब हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों के ऊपर किसी न किसी तरह का आप शक जाहिर कर रहे हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल पंजाबी बाग शमशान घाट का दर्शा रहा हूँ और जिसके अंदर कम से कम 800 से 900 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मेरे पास एट प्रेजेंट है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया और एमसीडी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उन पर सवाल उठा दिए। बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि भाई हम कहते हैं कि भाई नंबर्स हैं। कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि जी 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की।
चीन के डोंगोन में 2 सीटों वाला एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर को बनाने का मकसद गश्त लगाने में पुलिस की मदद करना है, ताकि जिन भीड़ भाड़ वाले और संकरे इलाकों में पुलिस की गाड़ी के लिए घुसना मुश्किल होता है, वहां भी उसका पहुंचना आसान हो जाए। अपने ट्रायल के वक्त बिना छत वाला ये मिनी हेलीकॉप्टर 2 लोगों को लेकर आराम से उड़ता नजर आया और तो और ये आसानी से रिवर्स भी हो गया। ये हेलीकॉप्टर रास्ता न भटके, इसके लिए इसमें एक स्क्रीन भी लगी नजर आई। इस स्क्रीन पर मैप देखा जा सकता है। इससे होगा ये कि उड़ान भरते वक्त मैप में लोकेशन सेट करने पर हेलीकॉप्टर सीधा मंजिल तक ले जाएगा। इस मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने वाले डेली जाओ का दावा यह भी है कि ये मिनी हेलीकॉप्टर आपदा के वक्त बचाव के काम में भी पुलिस का मददगार साबित होगा। डेली जाओ 2 साल पहले उड़ने वाला एक स्कूटर भी बना चुके हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन देने वाले कांग्रेस नेता परवेज खान पर कोरोना फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि 7 जून को हुए इस कार्यक्रम में जिसने खाना बनाया था वो कोरोना पॉजिटिव है और आरोप है कि इस रिसेप्शन में 50 से ज्यादा मेहमानों को इकट्ठा किया गया था। हालांकि बाद में एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कोई भी नियमों का पालन करता दिखाई नहीं दिया। कोई मेहमान मुंह को मास्क से ढकने के साथ हाथों में दस्ताने पहने हुए नजर नहीं आया और तो और कार्यक्रम में शामिल किसी भी व्यक्ति ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं रखा। बताया गया कि इस रिसेप्शन में शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई दूसरे नेता और पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता परवेज खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। वहीं कांग्रेस नेता ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही गुजरात के बनासकांठा में 51 शक्तिपीठों में एक अंबाजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही यह मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद था और यही वजह रही कि मंदिर खुलने की जानकारी मिलते ही कई श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए। सुबह सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही आरती की गई। आरती के तुरंत बाद मंदिर दर्शनों के लिए भी खोल दिया गया। इस दौरान नियमों का भी ध्यान रखा गया और सभी लोग एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े नजर आए। सभी लोगों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ भी दिखाई दिया। आरती के बाद दर्शन करने पहुंचे लोग भी एक लाइन में खड़े रहे और उन्होंने एक एक करके दर्शन किए। मंदिर में लोगों की सुरक्षा के लिए साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया और मंदिर के कई कर्मचारी पूरे परिसर की सफाई में जुटे हुए नजर आए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कई नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक मंदिर में होने वाली मंगल आरती, राजभोग आरती और सायंकाल आरती के दौरान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, जबकि दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पास लेना जरूरी होगा, जो ऑनलाइन और मंदिर में पहुंचकर भी लिया जा सकेगा। और श्रद्धालुओं को सुबह, दोपहर और शाम को दर्शन करने के लिए अलग अलग टोकन दिए जाएंगे। साथ ही किसी को भी प्रसाद और पूजा के सामान के साथ मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रंगभेद को बढ़ावा देने वाली किताब पढ़ाने के आरोप में 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों टीचर वर्धमान के म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की हैं। जहां प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी भाषा की एक किताब दी गई जिसमें यू से अगली यानी बदसूरत समझाने के लिए अफ्रीकी मूल के नागरिक की फोटो छापी गई। इस पन्ने पर नजर पड़ी तो बच्चों के माता पिता ने इस किताब का विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है इसको ये बढ़ावा देगा, इसलिए मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। बताया गया कि ये किताब सरकार की ओर से नहीं छपवाई गई। इसे एक निजी प्रकाशक ने छापा था जिसे बच्चों के माता पिता को खरीदने के लिए कहा गया। किताब पर विवाद बढ़ा तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्धमान म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में सरेआम एक लड़के से मारपीट के आरोप में घिरे 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इन पुलिस वालों पर शराब के नशे में इस लड़के से मारपीट का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि अपने मकान के बाहर बैठे लड़के के पास 2 पुलिस वाले पहुंचे, जिनमें एक सादे कपड़ों में और दूसरा पुलिस वाला वर्दी में नजर आया। एक पुलिस वाले ने इस लड़के को सबसे पहले थप्पड़ जड़ा और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस वाले ने हाथापाई शुरू की, ये लड़का वहां से भागने लगा, लेकिन इस पुलिस वाले ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ देर तक दबंगई दिखाने के बाद दोनों पुलिस वाले वहां से चले गए। इस मारपीट में लड़के को चोटें आईं, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दारू पीने के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया। पुलिस वाले ने मेरे को घुटने से मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत जोर से लात मारी। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने इन दोनों पुलिस वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। राहुल गांधी के एक बयान के बाद देश में फिर असहिष्णुता पर बहस छिड़ गई। पूर्व अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए एक बातचीत में राहुल गांधी ने यह बयान दिया।
don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States and I don't see it in India. इसी बातचीत में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तीखा हमला किया। राहुल ने राष्ट्रवादी शब्द को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। So you divide Hindus and Muslims and Sikhs in India, you're weakening the structure of the country. But then the same people who weaken the structure of the country say that they're the nationalists. लेकिन अपने इस बयान के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका में जो नस्ल के नाम पर एक लड़ाई है, जो काले और गोरे की लड़ाई है, उससे भारत से उसकी तुलना कर देना और ये कह देना कि भारत में भी इस तरह हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच का तनाव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ट्रेन के उन डिब्बों की मांग बढ़ गई जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने भी रेलवे से ऐसे डिब्बों की मांग की है जिनमें कोरोना के लक्षण मिलने वाले मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा सके। बताया गया कि ट्रेन के एक डिब्बे में कोरोना के 16 मरीजों को रखा जा सकता है और रेलवे की तरफ से इलाज के लिए दूसरी सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने अब तक 5300 से ज्यादा स्लीपर क्लास के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। हर्षवर्धन जी, आप मुझे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि जो भी चीज मैं आपके पास मांगता हूं, आप बिना समय बिताए तुरंत सिर्फ हाँ नहीं करते, वो कर देते हैं। आप जब उंगली देते हैं तो हम पूरा आपका हाथ ही पकड़ते हैं और इसीलिए ये जो अपना रिश्ता है, आपका अधिकार है। जरूर। और आपने आपकी बात शुरू करते हो, आपने कहा माय डियर, तो वो एक जो रिश्ता है वो कायम रहेगा। और कुछ जैसे ये सिस्टम है वैसे और एक सिस्टम हमें लगानी है कि कोई पॉलिटिकल कुछ स्टॉर्म भी आ रहा है तो वो भी सूचना पहले दे देंगे आप, तो अच्छा रहेगा। पाकिस्तान के 3 क्रिकेटरों ने इंग्लैंड दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान के 3 क्रिकेटरों हारिस सोहेल, हसन अली और मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। हारिस सोहेल ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अपना नाम वापस लिया, जबकि हसन को चोट लगी हुई है तो आमिर जल्द पिता बनने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में फंसे करीब 700 भारतीय 23 जून को अटारी बॉर्डर के जरिए स्वदेश लौट सकते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी का इंतजार है। मुंबई में बीजेपी नेताओं ने कोरोना वायरस की चपेट में आए कुछ लोगों के परिवार वालों के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अस्पतालों में हालात बिगड़ने और शवों के गायब होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरा। हालांकि इन आरोपों पर राज्य सरकार ने दावा किया कि अस्पतालों में हालात बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। माननीय राज्यपाल जी ने ये आश्वासन दिया है कि गृह सचिव से बात करके वो ये उसमें ध्यान देंगे। हमने ये भी मांग की कि एफआईआर करना चाहिए और उसमें जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की वजह से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मछली बाजार को अगले 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लालू यादव ने एक दिन पहले अपने जन्मदिन पर बिहार के लोगों के नाम एक भावुक खत लिखा और लोगों की सेवा को ही अपना तोहफा बताया। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का इशारा किया और जनता से उनका समर्थन करने की अपील की। पंजाब में यात्री नहीं मिलने से परेशान टैक्सी ड्राइवरों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। कोरोना वायरस के डर की वजह से लोग टैक्सी में सफर करने से बच रहे हैं। यही वजह रही कि लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद भी इन लोगों के पास काम नहीं है। यात्री नहीं मिलने से मोहाली के एक टैक्सी स्टैंड पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ड्राइवर यात्रियों के इंतजार में खाली बैठे रहने को मजबूर दिखे। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो खाली खड़ी हैं, कोई बुकिंग नहीं है। जो भी लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन और अब काम नहीं मिलने से परेशान टैक्सी ड्राइवरों के लिए गाड़ी की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो गया। जो गाड़ियां इनकी इंस्टॉलमेंट वगैरह बैंक कह रहे उसे डबल ब्याज लगाएंगे, कहाँ से देगा बंदा। परेशान टैक्सी ड्राइवरों ने पंजाब सरकार से भी मदद की गुहार लगाई। केजरीवाल सरकार ने देखिए दिल्ली में किया ड्राइवरों का, तो पंजाब सरकार को भी चाहिए ना, यहाँ के भी ड्राइवर हैं, कुछ उनकी भी सुना जाए। अकाली दल ने भी राज्य सरकार से परेशान टैक्सी ड्राइवरों की मदद करने और रोड टैक्स माफ करने की अपील की। ड्राइवਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 रुपया महीना मदद जरूर करनी पड़ती।
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर गहमागहमी जारी रही और लगातार दूसरे दिन जयपुर के उस रिजॉर्ट पे कांग्रेस नेता जुटे जहां पर पार्टी के विधायकों को ठहराया गया था, क्योंकि कांग्रेस को आशंका है कि राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरा उम्मीदवार खड़ी करने वाली बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुलकर ये बात कह चुके हैं कि विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। यही वजह रही कि विधायकों के साथ बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच का जिम्मा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटेगा। सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेगी। राजस्थान के अंदर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। हरियाणा के झज्जर में दिन दहाड़े कार सवार कुछ बदमाशों ने एक लड़की को जबरन गाड़ी के अंदर खींच ली। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी मां और एक दूसरी महिला के साथ घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक सफेद कार आकर उनके पास रुकी। इससे पहले कि लड़की और उसकी मां कुछ समझ पाते, कार से एक बदमाश नीचे उतरा और उसने लड़की को जबरन खींचकर कार में बैठा लिया। हालांकि लड़की की मां ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। बदमाशों को भागता देख एक बुजुर्ग ने भी हिम्मत दिखाई और कार को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन कार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। वो गाड़ी में मारते देखे और ना देखे। दिन दहाड़े लड़की के अपहरण के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास रहने वाली कई महिलाएं भी इस लड़की के घर पर पहुंची और उन्हें दिलासा दिया। इस बीच पुलिस वाले भी इस घटना की जांच में जुट गए। हालांकि कुछ घंटे की कोशिश के बाद ही पुलिस ने रोहतक से लड़की और उसके साथी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने साथी से शादी करने के लिए खुद अपहरण की साजिश रची थी। यही पता लगा उन्होंने उसमें रोहतक जाके शादी कर ली है और उसके बाद हमने उनको राउंड अप कर लिया है। उसके बाद लाने के बाद हम उनके 164 के बयान कराएंगे। यूपी के हाथरस में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गया। हादसे में घायल साइकिल सवार की अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया। हालांकि हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो यूपी के हाथरस में आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क हादसा हुआ है। जोरदार ये टक्कर, ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार एक कार ने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आरक्षण के साथ बताया। एक दिन पहले एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की गंभीर होती हालत पर चिंता जताई और दिल्ली सरकार से अस्पतालों में बदइंतजामी और कोरोना के टेस्ट कम कराए जाने पर जवाब तलब किया। देश में महामारी के संकट पर अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना संकट को भीषण, डरावना और दयनीय बताया और इस बात पर सरकार को फटकार लगाई कि एलएनजेपी अस्पताल में मरीज और शव एक ही वार्ड में क्यों रखे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलएनजेपी अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही दिल्ली में कोरोना टेस्ट कम कराए जाने पर भी अदालत ने नाराजगी जताई और पूछा कि जब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक दिन में 16 से 18 हजार तक कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं तो दिल्ली में रोजाना 6-7 हजार टेस्ट ही क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात का जवाब भी मांगा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद लोगों को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक क्यों भटकना पड़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बलरामपुर में कोरोना से मरे लोगों के शव को कूड़ेदान में फेंके जाने पर भी नाराजगी जताई और मीडिया में दिखाई गई खबरों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों को कोरोना संकट और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 जून को होगी।
बिहार के सीतामढ़ी में सीमा पर नेपाल सीमा की फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई। वहीं नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। बताया गया कि मजदूर अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन पर नेपाल की तरफ से गोलियां चलाई गई। खबर है कि नेपाल के सैनिकों ने फायरिंग के बीच एक मजदूर को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। वहाँ पे एसएसबी और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जांच कर रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच एक प्राइमरी स्कूल ने छात्रों के पास होने पर कार्यक्रम रखा, लेकिन कार्यक्रम में छात्रों की जगह उनकी तस्वीरों वाले रोबोट पहुंच गए। ताकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बड़े समारोहों पर लगी रोक का उल्लंघन भी न हो और छात्रों के पास होने पर उन्हें सम्मानित करने की रस्म भी पूरी हो जाए, स्कूल ने बिना भीड़ लगाए महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ही कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां छात्रों की जगह उनके प्रतिनिधि बनकर रोबोटों ने शिरकत की। गाउन पहने रोबोटों पर एक स्क्रीन लगी दिखी, जिन पर पास होने वाले छात्रों की तस्वीरें नजर आईं। रोबोटों को सर्टिफिकेट दिए गए, साथ ही उन्हें मेडल भी पहनाए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों के अपने टीचरों का शुक्रिया अदा करते रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी चलाए गए और तो और फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, ताकि छात्र और उनके परिवार घर बैठे ही कार्यक्रम देख सकें। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राज्य के राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ा और मोगा से कांग्रेस विधायक हरजोत कमल पर नेशनल हाईवे के पास करोड़ों रुपयों के जमीन घोटाले का आरोप लगाया। गुरप्रीत सिंह जी कांगड़ उन्हां दे हलके दा हिस्सा हरजोत कमल जी दा हिस्सा बहुत आउंदा कर हरजोत कमल जी दे रिश्तेदार दोस्त मित्र इस लैंड माफिया शामिल ने। आपके इन आरोपों को पंजाब के राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल बेबुनियाद ने, झूठे ने और इन्हां दी पिछले समय तो आदत बनी हुई है। जुबान तो भला बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं। इन्हां दे राज्यसभा सांसदों के लिए ट्रेन से यात्रा के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक अब राज्यसभा सांसद एक ही दिन में कई ट्रेनों में यात्रा के लिए बुकिंग नहीं करवा सकेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राज्यसभा सचिवालय को उन सभी बुकिंग के लिए रेलवे को पैसा देना पड़ता था जिन पर सांसदों ने यात्रा की ही नहीं। इसलिए राज्यसभा सांसदों से यह अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रही उन्हें वो रद्द करवा लें, और अगर सांसद ऐसा नहीं करते तो उस टिकट की कीमत उन्हें ही चुकानी होगी। वैसे हर राज्यसभा सांसद को ट्रेन के AC1 कोच में यात्रा के लिए मुफ्त पास मिलता है, जिससे वो देश भर में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सांसद के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भी ट्रेन के AC2 कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। इस साल हज यात्रा रद्द हो सकती है। खबर है कि जुलाई में होने वाली हज यात्रा इस साल कोरोना वायरस संकट से रद्द हो सकती है। इसलिए हज कमेटी ने पैसे वापस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए। हज कमेटी के मुताबिक हज यात्रा पर सऊदी अरब ने कोई जानकारी नहीं दी है और अब तैयारी के लिए भी वक्त नहीं बचा। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच फिलहाल स्कूल और कॉलेज खोलने से इनकार कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के माता पिता से बातचीत के बाद यह फैसला लेने की जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कश्मीर में लागू लॉकडाउन की वजह से लोगों ने काफी परेशानी होने की बात कही। पश्चिम बंगाल के हुगली में मजदूरों की कमी से कई जूट मिल मालिकों को एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है। दावा है कि लॉकडाउन में अपने गांव लौट चुके ज्यादातर मजदूर कोरोना वायरस के डर से फिलहाल वापस नहीं आना चाहते। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कंटेनमेंट जोन के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल समेत अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों को केंद्र के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा अस्पताल के बाहर बिस्तरों की संख्या और इलाज का खर्च बताने वाले बोर्ड भी लगवाने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने बैलों का दंगल करवाया। इस दंगल में लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। दंगल देखने आए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ना ही वो मास्क पहने दिखाई दिए। बैलों के इस दंगल में लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे, जबकि लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क पहनना जरूरी बताया गया। इसके बावजूद भी लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कालेश्वरम परियोजना के तहत बनाए गए
बनाई गई एक नहर के उद्घाटन के 15 दिन के अंदर टूट गई। इस परियोजना का उद्घाटन 29 मई को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया था। लेकिन नहर की एक दीवार 15 दिन भी नहीं टिक पाई और भारी बारिश की वजह से ढह गई। नहर की दीवार टूटने से उसका पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बहने लगा। नहर के पानी के तेज बहाव से कई जगह मिट्टी का कटाव भी हो गया। पास के कई खेत भी पानी में डूब गए। घटना की खबर मिलते ही सिंचाई विभाग की टीम वहां पहुंची और उसने नहर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। नहर का जो हिस्सा टूटा था वहां से बहने वाले पानी को रोकने के लिए ट्रकों में बड़े बड़े पत्थर भरकर लाए गए। फिर उन पत्थरों को एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से नहर के टूटे हुए हिस्से पर रखा गया। कालेश्वरम परियोजना के तहत यह नहर सिद्दीपेट जिले में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश के अस्पताल से कोरोना का एक संदिग्ध मरीज पिछले 14 दिनों से गायब है, जिसके बारे में ना तो अस्पताल को जानकारी है और ना ही पुलिस को, जिसके बाद से कोरोना संदिग्ध के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नरेंद्र सिंह नाम के इस शख्स को 30 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद से वो लापता है, जबकि परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मंत्रियों की लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी से राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ दिखे। जबकि 9 जून को पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी वो कई दूसरे नेताओं के साथ शामिल हुए थे। 10 जून को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस मंत्री ने हिस्सा लिया था। बताया गया कि कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिज़्ब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जहां अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उधर महाराष्ट्र के नंदुरबार में बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन देने वाले कांग्रेस नेता परवेज खान पर कोरोना फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि 7 जून को हुए इस कार्यक्रम में जिसने खाना बनाया था वो कोरोना पॉजिटिव है और आरोप है कि इस रिसेप्शन में 50 से ज्यादा मेहमानों को इकट्ठा किया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कोई भी नियमों का पालन करता दिखाई नहीं दिया। कोई भी मेहमान मुंह पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं उठाता नजर आया। और तो और कार्यक्रम में शामिल किसी भी व्यक्ति ने एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं किया। बताया यह भी गया कि इस रिसेप्शन में शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई दूसरे नेताओं और पुलिस अधिकारियों के शामिल होने की भी जानकारी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता परवेज खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं कांग्रेस नेता ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बसों में सफर करने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तापमान मापने वाले कैमरे लगाए गए। यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने यह पहल की और बसों के गेट पर ही तापमान मापने वाले कैमरे लगा दिए गए, जिसके बाद बस में सवार होने वाले सभी यात्री अपना तापमान मापने के बाद ही सीट पर बैठते दिखे। तापमान मापने वाले कैमरे लगने के बाद यात्रियों के साथ कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। Unidades desinfectadas, sanitizadas y el control de la temperatura de los pasajeros fundamental para यात्रियों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने रहने और दूसरे नियमों को बताने वाले दिशा निर्देश भी बस के शीशे पर लगे दिखे। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली महाराष्ट्र में लॉकडाउन को फिर लागू करना जरूरी बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर फिर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो हालात और खराब होंगे। आज की जो कोरोना की स्थिति है, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ही नहीं मिलेंगी। जिस तरीके से गिनती रोज बढ़ती चली जा रही है, ऐसे हालात में मेरा मानना है कि लॉकडाउन लगाना एक ज़रूरी कदम है। अगर लॉकडाउन न लगाया गया तो हालात और ख़राब होंगे। बिहार के कटिहार में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई महिलाएं भी लाठियां चलाती हुई नजर आईं। मारपीट से पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। इस बहस के दौरान कई लोग हाथों में लाठियां लेकर खड़े दिखाई दिए और जब 2 लोगों के बीच हाथापाई शुरू हुई तो सभी ने एक दूसरे पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इस मारपीट में कई लोगों को बुरी तरह चोटें आईं।
जबकि कुछ बच्चे और महिलाएं भी घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मुद्दे पर 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये बैठक मुख्यमंत्रियों को 2 हिस्सों में बांटकर होगी। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी है। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। वहीं 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा है। 17 जून को पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक के बाद उद्धव ने डॉक्टर हर्षवर्धन का न केवल धन्यवाद किया बल्कि महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर भी उनसे चुटकी ली। हर्षवर्धन जी, आप मुझे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि जो भी चीज मैं आपके पास मांगता हूं, आप बिना समय बिताए तुरंत सिर्फ हाँ नहीं करते, वो कर देते हैं। आप जब उंगली देते हैं तो हम पूरा आपका हाथ ही पकड़ते हैं, और इसीलिए ये जो अपना रिश्ता है, आपका अधिकार है। जरूर। और आपने आपकी बात शुरू करते वक्त आपने कहा माय डियर, तो वो एक जो रिश्ता है वो कायम रहेगा। और कुछ जैसे ये सिस्टम है वैसे और एक सिस्टम हमें लगानी है कि कोई पॉलिटिकल कुछ स्टॉर्म भी मारा है तो वो भी सूचना पहले दे देंगे आप, तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून की पहली बारिश होने के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई। नासिक में इतनी जोरदार बारिश हुई कि हनुमान की मूर्ति भी पानी में डूब गई। कई जगह सड़कों पर गाड़ियां फंसी दिखी जिन्हें लोगों ने धक्का मारकर पानी से बाहर निकाला। बारिश होने के बाद गोदावरी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। तो नासिक महाराष्ट्र की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो इस भरे पानी में फंस गई। अब लोगों को सामने आना पड़ा। कुछ लोग मदद करते हुए गाड़ी निकालने में मदद करते दिखे और बारिश की वजह से कई गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी नजर आई और साथ ही साथ अभी धीरे धीरे जो पानी है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जब बारिश हो रही है तो दिक्कत फिर से बढ़ती नजर आ रही है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में लोगों ने नकली कब्रें बनाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्राजील में 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं और इस हालत के लिए लोग वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सरकार से नाराज कुछ लोगों ने समुद्र तट पर नकली कब्रें बनाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रेत में कब्रें खोदी और फिर उनके ऊपर लकड़ी के बने क्रॉस लगा दिए। इन कब्रों के अंदर काले कपड़ों में लिपटे नकली शव भी रखे गए। बड़ी तादाद में नकली कब्रें बनाए जाने की वजह से समुद्र तट का वो इलाका कब्रिस्तान की तरह दिखाई दिया। Também com péssimo exemplo dado pelo presidente da República। लेकिन इसी दौरान एक और आदमी वहां पहुंच गया जिसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये आदमी नकली कब्रों के ऊपर लगाए गए क्रॉस को गिराने लगा। उसने वहां मौजूद दूसरे लोगों से बहस शुरू कर दी। हालांकि बाद में एक और आदमी ने इन क्रॉस को दोबारा उनकी जगह पर लगा दिया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2137 मरीज बढ़े हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना से एक दिन में मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से दिल्ली में अब तक 1214 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 667 मरीजों का इलाज हुआ और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली में अब तक 13,398 कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी रिटर्न पर कारोबारियों को राहत देने वाली कुछ घोषणाएं की। ये घोषणाएं उन कारोबारियों के लिए हैं जो अब तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि जिन कारोबारियों की टैक्स की देनदारी नहीं है, मतलब जिनका टैक्स जीरो बनता है, उन्हें देरी से रिटर्न देने पर भी कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देनी होगी। हालांकि बकाया टैक्स पर कम से कम 500 रुपए लेट फीस देनी होगी। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की जीएसटी रिटर्न जिन भी कारोबारियों की बाकी हैं, ये नियम उन सभी पर लागू होंगे। ये रिटर्न अब 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच की फाइल की जा सकेगी। वहीं
5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उन कारोबारियों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों की रिटर्न 6 जुलाई तक नहीं भर पाएंगे। उनके लिए बकाया टैक्स पर लगने वाला ब्याज की दर को आधा कर दिया गया। पहले बकाया टैक्स पर 18% की दर से ब्याज लगता था, लेकिन अब 9% की दर से ब्याज लगेगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपने 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें कई नए चेहरों के साथ पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल हैं। बिहार में बीजेपी की तरह अब जेडीयू भी जल्द वर्चुअल रैली करेगी। इस रैली को जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 120 पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जबकि एक पुलिस वाले की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से बीमार पुलिस वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों में डॉक्टरों को 1 हफ्ते में वेतन देने का आदेश दिया। अदालत ने मार्च का वेतन 19 जून तक और अप्रैल का वेतन 24 जून तक देने को कहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देश में कोरोना का केंद्र बन चुके महाराष्ट्र की हालत हर दिन खराब होते जा रही है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,493 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 127 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के कुल कोरोना मरीजों के आंकड़े में आधे से अधिक केस सिर्फ मुंबई से हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मामले 55,000 के आंकड़े को पार कर गए। देश की आर्थिक राजधानी में मौत का आंकड़ा 2,000 को पार कर गया। राज्यसभा सांसदों के लिए ट्रेन से यात्रा के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक अब राज्यसभा सांसद एक ही दिन में कई ट्रेनों में यात्रा के लिए बुकिंग नहीं करवा सकेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राज्यसभा सचिवालय को उन सभी बुकिंग के लिए रेलवे को पैसा देना पड़ता था जिन पर सांसदों ने यात्रा की ही नहीं। इसलिए राज्यसभा सांसदों से यह अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रही उन्हें वो रद्द करवा लें, और अगर सांसद ऐसा नहीं करते तो उस टिकट की कीमत उन्हें ही चुकानी होगी। वैसे हर राज्यसभा सांसद को ट्रेन के AC1 कोच में यात्रा के लिए मुफ्त पास मिलता है, जिससे वो देश भर में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सांसद के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भी ट्रेन के AC2 कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सदर इलाके में हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मंत्रियों की लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी से राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ दिखे। जबकि 9 जून को पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी वो कई दूसरे नेताओं के साथ शामिल हुए थे। 10 जून को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस मंत्री ने हिस्सा लिया था। बताया गया कि कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी में लॉकडाउन पर मतभेद सामने आ गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से सभी नियमों का पालन करने और फिर से लॉकडाउन लागू नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने शिवसेना से अलग रुख अपनाया और नियमों का पालन नहीं होने पर लॉकडाउन लगाने का दावा कर दिया। तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जहां हमें लगा कि वहां पे हकीकत में पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जगह पे फिर लॉकडाउन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश के ऑडियो क्लिप मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इस ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमलनाथ सरकार गिराने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और नौबत ये आई कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग पीछे नहीं हटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए हुए बीजेपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था और कमलनाथ सरकार से जुड़ा बड़ा बयान दिया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 10 जगहों पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने गोलाबारी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की है, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ फायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। हम फायरिंग हो रही है जब से हम यहाँ पे छुपे हुए, हमें कोई रहने की जगह नहीं है। हमारे मकान के करीबन 300 मीटर पीछे जो फायरिंग हो रही है, हम डर के हमारे एक कच्चे मकान के अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें खतरा है, पास ही बस शेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सीज़फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को भारत की फौज ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान के हमलावर रुख के जवाब में भारत ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और सरहद पर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी भी ऐसी कि पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। बारामूला में भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में सरहद के दूसरी तरफ हुई तबाही साफ दिखी। कई जगहों से एक साथ धुआं उठता हुआ दिखा। इसके बावजूद भारतीय फौज के हमले बंद नहीं हुए, यानी पाकिस्तान को उसी के लहजे में ऐसा जवाब दिया गया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आर्मी सूत्रों का कहना है कि लगभग 10 के करीब पोस्टें हैं जो पाकिस्तान की, जो भिम्बर, समानी, तत्तापानी, जो नशारा के उस पार का इलाका है, जहाँ पर मेंढर के उस पार का इलाका जो पीओके का है, वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। सरहद पर फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान को भारतीय फौज ने इन हमलों से बुरी तरह हिलाकर रख दिया। नौबत यह आ गई कि पीओके की मस्जिदों से पाकिस्तान को अपील करनी पड़ी कि गोलीबारी बंद की जाए। कोरोना के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी मुंबई में कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई कोरोना मरीजों के मामले में चीन के वुहान को पीछे छोड़ चुकी है और पिछले 10 दिनों में वहां के धारावी, दादर और माहिम जैसे इलाकों में 3,500 ज्यादा कोरोना मरीज मिले और यही वजह रही कि इन इलाकों में अब तक का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि कुर्ला, साकिनाका, पवई और चांदीवली जैसे इलाकों में 90 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। प्रशासन ने इन लोगों के संपर्क में आने वाले करीब 20,000 लोगों को क्वारंटीन किया। इसके अलावा अंधेरी और जोगेश्वरी इलाके में 43 कंटेनमेंट जोन बनाए गए और 265 इमारतों को सील किया गया है। वहां के बांद्रा इलाके में भी 17 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलगाड़ियों की एक रेस हुई, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ इस रेस में जुटी, जिनमें किसी को कोरोना वायरस या उससे जुड़ी कोई सावधानी याद नहीं रही। और वीडियो को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो ही कोरोना संकट से पहले का है। मतलब न किसी का चेहरा ढका हुआ, न कोई मास्क, न कोई दस्ताना, न कोई दूरी, और भीड़ ऐसी जैसे शायद महीनों से कहीं न देखी हो। कर्नाटक के हावेरी जिले में हुई बैलगाड़ियों की ये रेस हर साल करवाई जाती है और कोरोना के खतरे के बावजूद इस साल भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर दम लगाकर दौड़ती बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ दौड़ते लोग, रोमांचक खेल को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़ और सब कोरोना वायरस से पूरी तरह बेपरवाह। यहां तक कि साथ की इमारतों की छतों पर भी लोग भीड़ लगाकर जमा हो गए। ऐसी भीड़ की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच रुमाल तक रखने की जगह ना बचे। खेल देखने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक कोरोना के खतरे से बाहर हो गया हो। कर्नाटक में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े पर दिल्ली नगर निगम और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए। एमसीडी ने अस्पतालों की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है। आप इनको झूठा साबित कर रहे हैं तो इसका मतलब हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों के ऊपर किसी न किसी तरह का आप शक जाहिर कर रहे हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल पंजाबी बाग शमशान घाट का दर्शा रहा हूँ, और जिसके अंदर कम से कम 800 से 900 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मेरे पास एट प्रेजेंट है।
लेकिन दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया और एमसीडी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उन पर सवाल उठा दिए। बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि भाई हम कहते हैं कि भाई नंबर्स हैं। कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि जी 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जल्द हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दो टूक कह दिया कि केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज गाजियाबाद और नोएडा से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए दिल्ली से यूपी में आने की कोशिश कर रहे लोगों की सख्त चेकिंग जारी है। बिना पास के किसी को भी यूपी में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसीलिए दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। अब बॉर्डर पर हर किसी का इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास देखा जा रहा है और पास दिखाने पर ही सभी को गाजियाबाद में एंट्री दी जा रही है। ऐसा ही हाल कई दिन से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी बना हुआ है। यूपी पुलिस के जवान हर गाड़ी को रोककर उससे पास मांगते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लंबा होता चला गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है और उसकी वजह से जो है लंबा जाम, कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी केवल आपको जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही आपको दिखेंगी। अनलॉक 1 के दौरान काम धंधे शुरू होने के बाद से दिल्ली से यूपी में दाखिल होने की कोशिश करने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि लगातार पुलिस वाले बिना पास वाले लोगों को बॉर्डर से लौटा रहे हैं। इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों से कॉमन पास जारी करने को कहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए यूपी में एंट्री नहीं खोली जाएगी, बल्कि केवल जरूरी सेवाओं यानी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों या खाने पीने का सामान लाने वालों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की गिनती गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले कई गुना ज्यादा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से यह साफ किया गया कि दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को खोल दिया गया है और किसी के आने जाने पर अब वहां कोई रोक नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राज्य के राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ा और मोगा से कांग्रेस विधायक हरजोत कमल पर नेशनल हाईवे के पास करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले का आरोप लगाया। गुरप्रीत सिंह जी कांगड़ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ शामिल ने। आपके इन आरोपों को पंजाब के राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल बेबुनियाद ने, झूठे ने और इन्हां दी पिछले समय तो आदत बनी हुई है। जुबान तो पहला बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं इन्हां दे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात बेकाबू हो गए। एक मजदूर संगठन ने दूसरे पर आरोप लगाया कि वो बाहर से मजदूर लाकर वहां की फैक्ट्रियों में काम करवा रहा है, जिससे वहां के मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाने वाले मजदूर संगठन के कई लोग एक फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। वहां पहले से भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन पुलिस वालों को पीछे धकेलते हुए सभी लोग फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठकर हंगामा करते रहे। काफी देर की कोशिश के बाद भी गेट नहीं टूटा तो लोग पीछे हट गए। इसके बाद पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से दूर किया। इससे पहले इस मजदूर संगठन के सभी लोगों ने दूसरे मजदूर संगठन के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी भी की। टीएमसी से जुड़े 2 मजदूर संगठनों की तनातनी की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा और कुछ देर बाद इस हंगामे ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दूसरे संगठन पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोग हाथों में डंडे लिए भी नजर आए। ये लोग दूसरे संगठन के लोगों से भिड़ने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बावजूद कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली। इस हंगामे के बाद वहां कई साइकिलें सड़क पर गिरी नजर आईं और सड़क किनारे लगे कुछ गमले भी टूटे दिखे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
व्हाट्सएप के जरिए बम धमाके में मारने की धमकी दी गई और यह धमकी उत्तर प्रदेश के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री को जान से मारने के साथ ही राज्य की 50 अहम जगहों पर भी धमाके की बात कही गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही आसपास के इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पतंजलि योगपीठ ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया। योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ में बनाई इस दवा का कोरोना वायरस के कई मरीजों पर ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। किस तरह की महामारी के लिए हम आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं, तो ये आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के रतलाम में झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा की कोरोना वायरस से मौत के बाद उनके 21 भक्त भी कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले। अब प्रशासन ने वहां 29 बाबाओं को क्वारंटीन कर दिया है। यूपी के वाराणसी में एक आदमी की हत्या करने वाले हाथी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वाराणसी वन विभाग में बंद इस हाथी को दुधवा नेशनल पार्क भेजने की तैयारी हो रही है। केरल में हथनी की हत्या के बाद हाथियों के लिए बढ़े रुझान को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आदेश के तहत उसको शीघ्र ही दुधवा भेजने की कार्रवाई चल रहा है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड हो रही है और परेड में सेना प्रमुख नरवणे भी शामिल हैं। 423 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। IMA की पासिंग आउट परेड पर इस बार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। सभी अफसरों ने मास्क लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो IMA की ये पासिंग आउट परेड जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सेना प्रमुख ने हालांकि यहाँ पर मेडल दिए हैं और वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे हैं। मास्क लगाकर ये कैडेट्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देश भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,458 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 386 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में अब तक 8,884 मौतें हुई हैं। रवि हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये आंकड़ा जो है वो 3 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। बिल्कुल 3 लाख से ज्यादा आंकड़ा पार हो गया है, क्योंकि कल करीब 3 लाख मामले सामने आए थे और आज 3 लाख से ज्यादा मामला सामने आ चुका है। 386 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले काफी दिनों से। और जिस बात का अंदेशा था कि ये जून और जुलाई के वक्त कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होगा और इस बात के संकेत कई एक्सपर्ट ने भी दिए थे, तो वही देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन के मामले में निजी और सरकारी कंपनियों को बड़ी राहत दी। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए थे कि चाहे उनकी कंपनी में काम हुआ हो या नहीं, उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा। कुछ निजी कंपनियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए कि वेतन के मामले में वो अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर बात कर सकती है। साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत से मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये आदेश भी दिया कि सरकार ऐसी किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन देने वाले कांग्रेस नेता परवेज खान पर कोरोना फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि 7 जून को हुए इस कार्यक्रम में जिसने खाना बनाया वो कोरोना पॉजिटिव है और आरोप है कि इस रिसेप्शन में 50 से ज्यादा मेहमानों को इकट्ठा किया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कोई भी नियमों का पालन करता दिखा नहीं। कोई मेहमान मुंह को मास्क से ढकने के साथ साथ हाथ में दस्ताने पहने भी नजर नहीं आया। और तो और कार्यक्रम में शामिल किसी भी व्यक्ति ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं किया। ये भी बताया गया कि इस रिसेप्शन में शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई दूसरे नेता और पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता परवेज खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं कांग्रेस नेता ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है।
कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद से मुकाबले के साथ लोगों की मदद में भी जुटी। इसी के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने शोपियां जिले में एक परिवार की मदद की और उन्हें खाने पीने का सामान दिया। जवानों ने सड़क किनारे बेसहारा बैठे इस परिवार का हालचाल भी जाना। इस परिवार में 8 दिन पहले ही एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिसके बाद टीम में शामिल एक डॉक्टर ने बच्ची के स्वास्थ्य की जांच की और उसकी मां को दूध और दवाइयां दी। 8 दिन पहले उनकी एक बच्ची हुई है और हमने तुरंत अब चिकित्सीय सहायता उनको उपलब्ध कराई, उनको टॉनिक, उनको विटामिन से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो दी। सीआरपीएफ की तरफ से मिली मदद पर परिवार ने काफी खुशी जताई और जवानों का शुक्रिया अदा किया। हम शुक्रगुजार है, यहाँ शुमार के लिए दवाई भी दिया सबको, बहुत मेहरबानी है इनकी। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिज्ब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिज्ब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके साथ ही 2 आतंकी जो है वो मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। हिज्ब के बताए जा रहे हैं दोनों आतंकी, जिनका नाम नदीम अहमद और उमेर अहमद बताया जा रहा है। अनंतनाग के दरअसल ये गांव में छिपे थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया है। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसका क्या नाम बताया जा रहा है? जी, अभी जो है आइडेंटिफिकेशन इसकी हो रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि शोपियां में जो है एक मिलिटेंट के पकड़े जाने की खबर है, लेकिन जिस तरीके से अनंतनाग में जो है एनकाउंटर हुआ, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और साथ ही जो त्राल में अभी कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वहां पे अर्ली कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद स्पॉट चेंज किया है वहां मिलिटेंटों ने, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन पूरी एरिया में और ऑपरेशन लगातार जारी है। और अनंतनाग में 2 मिलिटेंट मारे गए और बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से है, जिस तरीके से आपने नाम भी बताया उनका। तो अभी तकरीबन 16 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं पिछले 7 दिनों में, और करीबन 100 मिलिटेंट जो है इस साल अभी तक मारे गए हैं अलग अलग ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर में। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में उप सरपंच पर काम नहीं देने का आरोप लगाकर मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। उन्होंने उप सरपंच के साथ एक इंजीनियर पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत करने के लिए मजदूर फावड़े और तसले लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। उन्होंने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने और उनके साथ भेदभाव किए जाने का भी आरोप लगाया। इंजीनियर साहब ऐसा बोलता कि तुमको जो भी जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ। मजदूरों के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही अधिकारी खुद अपने दफ्तर से बाहर आए और उनकी समस्याएं सुनी। मजदूरों की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद अधिकारी ने उन्हें उनका हक दिलाने का भरोसा दिया। इसकी जांच करवाएंगे हम सीओ जिला पंचायत से, उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मजदूरों ने अपनी मांगों के साथ एक जुलूस भी निकाला। पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए जवान गुरचरण सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई गोलाबारी में 28 साल के गुरचरण सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर गुरदासपुर लाया गया, जहां उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश के लिए जान देने वाले गुरचरण सिंह अपने पीछे 1.5 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे को छोड़ गए, और जब उनके 6 महीने के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस मासूम को नहीं पता था कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। गुरचरण सिंह ने पाकिस्तान के हमले से कुछ देर पहले ही अपने घर वालों से बात की थी, जिसके बारे में बताते हुए उनके पिता की आंखें भर आईं। ਉਹ ਦਲੇਰ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਆਂਦਾ ਡੈਡੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ। इससे पहले जब तिरंगे में लिपटा शहीद गुरचरण सिंह का शव उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बहादुर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार से पहले उनके परिवार वालों ने भी उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। 7 अक्टूबर 1991 को जन्मे गुरचरण सिंह 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे और वो 14 सिख रेजिमेंट में तैनात थे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रंगभेद को बढ़ावा देने वाली किताब पढ़ाने के आरोप में 2 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों टीचर वर्धमान के म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल के हैं। जहां प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी भाषा की एक किताब दी गई, जिसमें यू से अगली यानी बदसूरत समझाने के लिए अफ्रीकी मूल के नागरिक की फोटो छापी गई। इस पन्ने पर नजर पड़ी तो बच्चों के माता पिता ने इस किताब का विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है, इसको ये बढ़ावा देगा।
इसलिए मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। बताया गया कि ये किताब सरकार की ओर से नहीं छपवाई गई, इसे एक निजी प्रकाशक ने छापा था, जिसे बच्चों के माता पिता को खरीदने के लिए कहा गया। किताब पर विवाद बढ़ा तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्धमान म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कुछ दबंगों ने एक परिवार के लोगों से मारपीट की, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से दबंगों ने परिवार पर हमला किया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें जबरन घर में घुसकर कुछ दबंग एक शख्स को बुरी तरह पीटते नजर आए। इतना ही नहीं, उस परिवार की एक बुजुर्ग महिला को भी दबंगों ने मारा। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरी महिला ने उन्हें उठाया। इस बीच दबंगों से बचकर भाग रहे शख्स को उन्होंने दोबारा पकड़कर पीटा। आरोप है कि प्लॉट पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद की वजह से दबंगों ने मारपीट की। वहीं दादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। राहुल गांधी के एक बयान के बाद देश में फिर असहिष्णुता पर बहस छिड़ गई। पूर्व अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में राहुल गांधी ने यह बयान दिया। Don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States and I don't see it in India. इसी बातचीत में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तीखा हमला किया। राहुल ने राष्ट्रवादी शब्द को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। So you divide Hindus and Muslims and Sikhs in India, you're weakening the structure of the country. But then the same people who weaken the structure of the country say that they're the nationalists. लेकिन अपने इस बयान के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका में जो नस्ल के नाम पर एक लड़ाई है, जो काले और गोरे की लड़ाई है, उससे भारत से उसकी तुलना कर देना और ये कह देना कि भारत में भी इस तरह हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच का तनाव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के 3 सुरक्षा कर्मियों को कोरोना होने के बाद उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि उनके 3 सुरक्षाकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज ठाकरे ने चिट्ठी में 14 जून को अपने जन्मदिन का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से शुभकामनाएं देने के लिए उनके पास नहीं आने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि वो अपने अपने इलाके में उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा न हो। एमएनएस कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे ने इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों की मदद करने को ही उनके लिए शुभकामनाएं बताया। स्पेन में ला लीगा टूर्नामेंट के साथ फुटबॉल की वापसी हो गई। कोरोना वायरस संकट के बीच स्पेन में करीब 3 महीने बाद ला लीगा टूर्नामेंट के साथ फुटबॉल की वापसी हो गई। मैच से पहले ही नियमों को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में दोनों टीमों के कई प्रशंसक स्टेडियम के बाहर जुट गए थे, लेकिन वो स्टेडियम के अंदर नहीं जा पाए। इस मैच की शुरुआत में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से सोमवार को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा। जफरुल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट लिखने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बुक की गई हवाई टिकटों के पूरे पैसे वापस देने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और एयरलाइंस कंपनियों को साथ बैठकर पैसे लौटाने के तरीकों पर बात करने को कहा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद पहली बार मौलाना साद ने घर से निकलकर जाकिर नगर की एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से प्रभावित हुए 10,000 परिवारों को मदद भेजी। गुजरात के भावनगर में खेलते समय एक बच्चे का सिर प्रेशर कुकर में फंस गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कुकर को काटकर बच्चे की जिंदगी बचाई। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बाद अस्पतालों में हो रही बिस्तरों की कमी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी आगे आई। उन्होंने कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए कुछ मशीनों के साथ ऑक्सीजन देने के दूसरे इंतजाम भी कर लिए। राजधानी के पश्चिम विहार इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी ऐसा किया गया, जहां इलाके में रहने वाले कोरोना मरीजों की मदद के लिए कुछ मशीनों समेत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इनसे सांस लेने में तकलीफ की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तीनों चीजें यहाँ की जो फेडरेशन है वो अपनी लोकेलिटी के आसपास के जो लोग जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसके चलते इन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। इन मशीनों को किसी को भी देने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, जिन्हें एक लड़का साफ करता दिखा भी। लोगों की सहूलियत के लिए इन मशीनों को वहां रखने की दलील दी गई। तो इसलिए हमने ये ऑक्सीजन मशीन प्रोवाइड करवाई है
इसमें कि आप किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो हम उसके घर में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ये भी समझाया गया कि कोरोना मरीजों के लिए इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लग में लगा लीजिए, यहाँ पे आप पानी भरेंगे, थोड़ा 1 2 3 जितने लीटर पर मिनट चाहिए उससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के 5 कमरों को कोरोना संदिग्धों के लिए तैयार कर दिया गया। यहाँ कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिलने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। एम्बुलेंस से गया, उसको एडमिशन होने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर लग रही है। बस ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है तो हम कुछ समय के लिए हम इन कमरों में उनको जगह दे सकें। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें एज ए जो रेजिडेंट हैं, एज ए सिटीजन है, उनमें हमें आगे आना पड़ेगा। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से इन कमरों में कोरोना संदिग्धों को रखने की इजाजत नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में मरीज यहां रखे जा सकेंगे। हरियाणा के झज्जर में दिन दहाड़े कार सवार कुछ बदमाशों ने एक लड़की को जबरन गाड़ी के अंदर खींच ली। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी मां और एक दूसरी महिला के साथ घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक सफेद कार आकर उनके पास रुकी। इससे पहले कि लड़की और उसकी मां कुछ समझ पाते, कार से एक बदमाश नीचे उतरा और उसने लड़की को जबरन खींचकर कार में बैठा लिया। हालांकि लड़की की मां ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। बदमाशों को भागता देख एक बुजुर्ग ने भी हिम्मत दिखाई और कार को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन कार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। वो गाड़ी में से देखे और ना देखे। दिन दहाड़े लड़की के अपहरण के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास रहने वाली कई महिलाएं भी इस लड़की के घर पर पहुंची और उन्हें दिलासा दिया। इस बीच पुलिस वाले भी इस घटना की जांच में जुट गए। हालांकि कुछ घंटे की कोशिश के बाद ही पुलिस ने रोहतक से लड़की और उसके साथी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने साथी से शादी करने के लिए खुद अपहरण की साजिश रची थी। यही पता लगा उन्होंने उसमें रोहतक जाके शादी कर ली है और उसके बाद हमने उनको राउंड अप कर लिया है। उसके बाद लाने के बाद हम उनके 164 के बयान कराएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक के बाद उद्धव ने डॉक्टर हर्षवर्धन का न केवल धन्यवाद दिया, बल्कि महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर भी उनसे चुटकी ली। हर्षवर्धन जी, आप मुझे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि जो भी चीज मैं आपके पास मांगता हूं, आप बिना समय बिताए तुरंत सिर्फ हाँ नहीं करते, वो कर देते हैं। आप जब उंगली देते हैं तो हम पूरा आपका हाथ ही पकड़ते हैं, और इसीलिए ये जो अपना रिश्ता है, आपका अधिकार है। जरूर। और आपने आपकी बात शुरू करते हो, आपने कहा माय डियर, तो वो एक जो रिश्ता है वो कायम रहेगा। और कुछ जैसे ये सिस्टम है, वैसे और एक सिस्टम हमें लगानी है कि कोई पॉलिटिकल कुछ स्टॉर्म गेम आ रहा है तो वो भी सूचना पहले दे देंगे आप, तो अच्छा रहेगा। आज की ताजा खबर में इतना ही।